रुकया नबी CUCS की जानिब से आप सभी का यहाँ खैर मकदम करती हूँ। बिलखुसूस हमारे इज़्ज़त-माब वाइस चांसलर साहब का, प्रो वाइस चांसलर साहब का, मेहमानान ग्रामी में से लक्ष्मी राज देवी साहिबा का और SU से आए मेहमानान का ख़ुसूसी तौर में इस्तकबाल करती हूँ। हमारे अज़ीज़ असातिज़ा किराम और तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ आपका इस प्रोग्राम में। हमारे वाइस चांसलर साहब की क़यादत में, सरपरस्ती में पिछले 2 साल से हमारा जो शोबा है एक मरकज़ बराए मुतालात उर्दू सक़ाफ़त काफ़ी फ़ाल और मुतहरिक तौर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है और हम तलबा की शख्सियत को संवारने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स यहाँ पे कराए गए हैं, जिनमें मैं चंद के नाम गिनवाना चाहूँगी, जैसे दास्तान गोई वर्कशॉप, क्रिएटिव राइटिंग्स वर्कशॉप और लिबास और शख्सियत वर्कशॉप वगैरह वगैरह। 2016 में यहाँ पे हमारे वाइस चांसलर और हमारे जो CUCS के डायरेक्टर हैं, इनकी कोशिशों से पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी में ड्रामा क्लब का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत बहुत सारे ड्रामे यहाँ पे स्टेज भी किए गए, जिनमें चौराहा, जिसमें मैंने खुद भी हिस्सा लिया था, दादी अम्मा मान भी जाओ वगैरह वगैरह। और इसी सिलसिले की एक और कड़ी हमारे तलबा आपके सामने अभी पेश करने जा रहे हैं। जामुन का पेड़ उर्दू के मारूफ फिक्शन निगार कृष्ण चंद्र की कहानी है, जिसे अब तक कई लोगों ने अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी तरीके से उसे पेश किया है, स्टेज किया है। और सबसे पहले जब इसे स्टेज किया गया था तो 1965 में मुंबई में इसे जो फिल्मकार है, महान फिल्मकार कादिर खान हैं, उन्होंने, जब वो एक उस्ताद थे, तब स्टेज किया था 1965 में। उसके बाद भी मुसलसल ये स्टेज होता रहा, डिफरेंट नाम देके। इन्होंने जो नाम दिया था इस जामुन का पेड़ कहानी का, उसका उन्वान था बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। और हमारी यूनिवर्सिटी में अभी हमारे CUCS के डायरेक्टर अनीस आज़मी साहब इसे जामुन का पेड़ की शक्ल में पेश करने जा रहे हैं यहाँ पे। इसी बीच मैं अर्ज़ करना चाहूँगी कि पिछले 2 साल से, गुज़श्ता 2 साल से यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे वाइस चांसलर की सरपरस्ती में बहुत सारी मस्बत तब्दीलियाँ रोनमा आई है। बहुत सारी तब्दीलियाँ हमारी यूनिवर्सिटी में देखी जा सकती हैं, मुस्बत तब्दीलियाँ, जिनसे मैं भी वाकिफ़ हूँ और आप सब भी वाकिफ़ हैं और मैं उन पे फ़ख्र महसूस करती हूँ, यकीनन आप भी करते होंगे। दीगर जामियात की तरह हमारी यूनिवर्सिटी में अभी नए एडमिशन्स के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, जब आप इम्तिहानात से फ़ारिग होके अपने अपने वतन वापस जाएं, तो अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी आपको चंद पोस्टर्स और पब्लिसिटी मटेरियल फराहम करेंगी। अगर आप चाहें तो उनकी वसातत से आप अपने इलाके में बता सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी मानो में एडमिशन क्यों लिया जाए। कुछ उन पोस्टर्स में लिखा होगा और कुछ आपकी शख्सियत उसकी गवाही देगी। मैं वापस ड्रामा जामुन के पेड़ की तरफ आती हूँ और इसका जो बुनियादी ख्याल है उस पर चंद बातें कहूँगी कि जो कृष्ण चंद्र साहब थे या उनके हम असर जब वो लिखते थे, चाहे कोई कहानी चाहे कोई और तहरीर, तो वो अपने समाज में जो कुछ क्या कहेंगे बदउनवानियाँ थी, कोताहियाँ जो बरती जाती है या सरकारी दफातर में जो चीज़ें होती थी, उनका इजहार अपनी तहरीरों के ज़रिए करते थे। और मैं यूँ कहना चाहूँगी कि गालिबन हर अदीब का लिखा हुआ अदब अपने समाज का ही अक्कास होता है। वही अक्कासी आज से 55 बरस पहले कृष्ण चंद्र साहब ने कहानी जामुन का पेड़ में की थी। मौजूदा दौर में भी आप देख रहे हैं कि
कैसे कैसे हादसे पेश आ रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं, गाड़ी उलट रही है, कोई शख्स उसके नीचे दबा है, हम आराम से अपने रास्ते जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी जल्दी में हैं, हमें अपने काम करने हैं। हमारे अंदर की इंसानियत की जो हिस्स है वो मर चुकी है। वैसा ही जामुन का पेड़ में आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहूँगी कि आप बराए करम अपनी आवाज़ें धीमी रखें। ड्रामा में जो अदाकार आ रहे हैं, जो पेश करने जाएंगे ये ड्रामा, वो हमारी यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हैं, हमारे ही तलबा हैं, जिनमें मेरे ख्याल से 90% पहली बार बहसत अदाकार के यहाँ स्टेज पे आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उनकी हौसला अफजाई करें। और यकीनन कल आप भी इस स्टेज पे आएंगे तो ड्रामा देखने की जो एक तहजीब होती है, या यूँ कहें कि आपको कोई मुकालमा पसंद आता है तो आप ताली बजाते हैं। अगर कोई मुकालमा आपके दिल को छू लेता है तो आप हंस पड़ते हैं। इस दरमियान बराए मेहरबानी अपनी आवाज़ों और अपने मोबाइल फ़ोन्स के रिंग ट्यून्स को मेहरबानी करके दबाए रखें। इसी ताउन की मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और गुजारिश भी करती हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चाहूँगी कि ड्रामा जामुन का पेड़ स्टेज किया जाए, लेकिन इससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी की एक तालिबा आपके सामने एक मुख्तसर सा मोनो एक्ट पेश करेंगी, जिसमें आप देखेंगे सदियों पुराना रिवाज कहे या और कोई रिवायत कहे, औरत के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो अपनी तरफ से उसका अपना जो नज़रिया है वो आपके सामने पेश करना चाह रही है एक मोनो एक्ट के थ्रू। चलिए आप हमारी उस छोटी सी अदाकारा का स्वागत कीजिए। स्वैग से ना सही तो तालियों से ही सही। भाई इस तरफ क्यों? इस मोहल्ले में तो अंधेरा ही छाया है मेरे ख्याल से, और खामोशी भी। तालियां। तो मैं आवाज़ देती हूँ कि हमारी अदाकारा जो आपके सामने अभी एक मुख्तसर सा मोनो एक्ट पेश करने जा रही है वो आए और अपना मुख्तसर सा मोनो एक्ट पेश करें आपके सामने। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपनी माँ से कहा था मुझे मेरी शादी में चाहिए चूड़ी, गहने, बिंदी और लाल जोड़ा। मुझे मेरी माँ ने सब कुछ दिया। यहाँ आने से पहले मेरी हर सुबह मेरे उस घर में हुआ करती थी जो मेरा 20 साल पुराना दोस्त था। आज मैं अपने माँ बाप, अपनी छोटी सी बहन को छोड़कर यहाँ आ गई। मेरी माँ ने मुझे कह कर भेजा है, आज से वही तेरा घर है, वही तेरे माँ बाप है, तेरा पति तेरा देवता है। यहाँ कोई कमी नहीं है, अच्छा घर है, मेरे पति भी बहुत अच्छी नौकरी करते हैं। मगर कल से मुझसे मिलने कोई नहीं आया, ना मेरी सास, ना मेरी नन, ना मेरा पति। जाने को तो मैं भी उनके पास जा सकती हूँ, मगर एक बात है जो मुझे रोके हुए है। कल रात मेरे कमरे में आने के बाद मेरे पति ने मुझसे कहा, क्या लाई है तू अपने घर से? ये मनुष्य क्या दिया है तेरे माँ बाप ने हम पर एक बोझ? माँ, तुमने तो कहा था पति देवता होता है, देवता ऐसा होता है। कल से एक बार भी मेरी सास ने आकर मेरा हाल तक नहीं पूछा। माँ ऐसी होती है। मेरी नन जो कल किसी और की दुल्हन बनेगी, उससे आज इस दुल्हन से दोस्ती करने में ऐतराज है। एक माँ को एक बेटी से ऐतराज है, एक पति को एक पत्नी से ऐतराज है। अब तो सोचती हूँ तो लगता है मेरी बारात भी भूतों की बारात थी, जो शहर के गुलजार रास्तों से नहीं बल्कि उस मुर्दा जमीन और वीरान रास्तों से होकर गुजरी थी, जहाँ ना जाने मेरे जैसी कितनी लड़कियां खड़ी होकर पुकार रही थी,
अगर बाहर जाना है तो पीने को लहू देना होगा। और मैं इस इंतजार में हूँ कि कब कोई आए और मेरा लहू ले जाए। मैं शोर भी बचा सकती हूँ, मैं छटपटा भी सकती हूँ अपनी जान बचाने के लिए, मगर इस जमाने के दस्तूर, रिवायत, चलन मुझे देख देख के कह रहे हैं ये रिश्तों की बलि है और इसे हर तीसरी लड़की को गुजरना होगा, और इसे हर तीसरी लड़की को गुजरना होगा। और मैं इस कश्मकश में हूँ, कहीं वो तीसरी लड़की मैं तो नहीं। मेरे चारों तरफ साए घटा हो रहे हैं जो धीरे धीरे मेरे कमरे में दाखिल हो रहे हैं। ये पहला साया जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, यह है मेरी सास जिसे मैंने अपनी माँ कहा था। इसने मेरा हाथ इतनी जोर से जकड़ रखा है जैसे किसी बड़े से दरख्त ने मिट्टी के मासूम रेशों को जकड़ रखा। और ये दूसरा साया जिसने मेरे बाल पकड़ रखे, यह है मेरी नन जिसे मैंने अपनी बहन कहा था। और ये तीसरा साया जो मेरे पर तेल छिड़क रहा है, यह है मेरा पति जिसे मैंने अपना देवता माना था। और वो साया जो सबको चुपचाप बैठकर देख रहा है, वो है तुम। ये आग जो मेरे जिस्म पर लगी है, इसकी गर्मी से काले साए और भी काले होते जा रहे हैं। अब तो सोचती हूँ मेरी बारात भी भूतों की बारात थी, जो शहर के गुलजार रास्तों से नहीं बल्कि उस मुर्दा जमीन और वीरान रास्तों से होकर गुजरी थी, जहाँ न जाने मेरे जैसी कितनी लड़कियां खड़ी होकर पुकार रही थी कि बाहर जाना है तो पीने को लहू देना होगा, कि बाहर जाना है तो पीने को लहू देना होगा, कि बाहर जाना है तो पीने को लहू देना होगा। ख्वातीनो हजरात, ये अतिया कौसर थी और जो मोनो एक्ट अभी इसने यहाँ पे पेश किया है, अपने जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पहले भूल गई थी ये कहना कि ये इन्होंने खुद ही लिखा था। तो जो कहानी एक मोनो एक्ट के थ्रू आपने देखी, इससे आपको क्या सबक मिला, हमें क्या मैसेज मिला? यानी कि ये जिम्मेदारी हम पे है, आप सब पे है कि यहाँ पे जो मोनो एक्ट पेश किया गया वो गलत साबित हो। और मैं एक बार फिर आप सभी से अदबन गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी आवाज़ें धीमी रखें, क्योंकि ये जो ड्रामा आपके सामने पेश हो रहा है, ये आपके ही साथी पेश कर रहे हैं, कोई ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है ये लोग। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब्र तहम्मुल से सुने और देखें, क्योंकि माइक्स तो हमेशा साथ नहीं देती है। जब आप चुप रहेंगे तो तभी आप एक तो इन्हें भी देखेंगे क्लियरिटी से और इनकी आवाज़ें भी आपकी समातों तक पहुंचेंगी। मैं बिना और आपका वक्त लिए आवाज़ देती हूं अपनी टीम को कि वो आए और जामुन का पेड़ आप सबके सामने स्टेज करें। शुक्रिया। आदि में औदा हो गया। अबे हम ही अकेले थोड़ी खाते थे वो जामुन। वो जो कमरा नंबर 124 का ऑफिस सुपरिटेंडेंट है ना वाकिल, उसका चपरासी भी उसके लिए शेर दो शेर जामुन तोड़ता था। अच्छा, वो बड़ा वाला अफसर वशिष्ठ अपने चपरासी से जामुन तोड़वाता था। अबे उसे शर्म ना आती होगी का? यार उसकी माँ को किसी वैद हकीम ने जामुन खाने की सलाह दी थी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, तो इलाज से मांगने लग रहे हैं भाई। और सब ठीक है, पर तुम्हें ये पता लगाया कि वो बंदा जो उस पेड़ के नीचे आ गया था वो अभी जिंदा है कि भगवान को प्यारा हो गया? अरे भैया, जब इतना बड़ा पेड़, इतना फलदार पेड़ भगवान को प्यारा हो गया, वो तो फिर भी एक बंदा था। मतलब हमने से था या बाहर का था, बाल बच्चे वाला था या कुंवारा था, जवान था या बूढ़ा था, ये जानना जरूरी है। था कौन? भाई जामुन का वो पेड़ बाल बच्चेदार कुंवारे में, सरकारी गैर सरकारी में, बूढ़े में जवान में कतई फर्क न करता था। उन्हें तो सबको खुली छूट दे रखी थी, उसे जितना जामुन चाहे ले जाओ। भाई चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्या बहुत देर हो गई है चाय पिए यार। अरे कहाँ चला है? चल काम में चलते हैं, जहाँ जामुन का पेड़ गिर गया है।
भाई बात तो सही कह रहे हो तुम, इतनी देर से वो जामुन के पेड़ की बात हो रही है। आखिर क्या तो है, वो जामुन का पेड़ गिरा किस ओर है? और पेड़ के नीचे एक बंदा जो आ गया है। चलो चलकर देखते हैं पेड़ के नीचे जो बंदा दबा पड़ा है वो अभी जिंदा है या मुर्दा। अगर जिंदा हुआ तो तो सेल्फी ले लेंगे। और मुर्दा हुआ तो क्या लेंगे? सेल्फी तो बनती है मेरे भाई। कमाल है यार, अभी तक किसी न्यूज चैनल वालों ने ये नहीं पता लगाया कि बंदा आखिर पेड़ के नीचे कैसे आया। खैर हमें क्या, चलो चलते हैं। भाई और कभी कभी तो थोड़ी बहुत घर भी ले जाया करता था। पेड़ था कितना लंबा चौड़ा घना बड़ा शानदार। भाई हम लोग ने कितनी बार साक्षी ले ली है, क्यों चौड़ा ठीक है। सुना है उस पेड़ से हमने अक्सर से देखने में लगा था, मतलब ये पेड़ पुराना था, घंटे में सेक्रेटरी ने बना तब का था ये समझो कि बड़ा ही देशभक्त था जी। अब देखो ना, अंग्रेज चले गए और ये देशभक्त यही जमा रहा और हर साल अपने फल हम लोगों को खिलाता रहा। पहले के लोगों की, पहले के पेड़ों की बात ही और है जी। अब इस जगह नया जामुन का पेड़ लगाने का क्या फायदा? लगाएंगे 15 साल के बाद, तब तक कम क्या पेड़ के नीचे सच्ची बंदा दबा पड़ा है? क्या पेड़ के नीचे बंदा दबा पड़ा है? हम सब ने इतनी देर से पेड़ के नीचे दबे बंदे को तो देखा ही नहीं। ये बंदा कब से दबा हुआ है? अरे भैया जब से ये पेड़ गिरा है ये बंदा दबा पड़ा है। मतलब पेड़ का गिरना और बंदे का दबना अजी, बंदे तो रोजाना ही मरते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा पेड़। वो देखो ऑफिस सुपरिटेंडेंट तेज तेज चलता हुआ इधर ही आ रहा है। ये किस डिपार्टमेंट का ऑफिस सुपरिटेंडेंट है जी? नया नया ट्रांसफर होकर फाइनेंस सेक्शन में आया है। कोई पहचानता है? अरे इस आदमी को कोई नहीं पहचानता क्या? आप किसके बारे में पूछ रहे हो जी? अरे यही जो पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, और कौन? नहीं जी, हमें तो नहीं मालूम, शायद इनमें से कोई जानता हो। यहाँ पर कोई हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बंदा है? हाँ जी सर जी, मैं हार्टिकल्चर किस पोस्ट पर हो? सर जी मैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में माली हूँ। माली हो? तो क्या तुमने ये पता लगाने की कोशिश की कि पेड़ के नीचे दबा हुआ बंदा कौन है और वो अब भी जिंदा है या मर चुका? क्या तुमने ये मालूम करने की कोशिश की या फिर यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? सर जी इस बात से मेरा क्या वास्ता? तुमने ही तो कहा कि तुम माली हो। अगर ऐसा है तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का काम पेड़ पौधे की देखभाल नहीं है क्या? हाँ जी सर जी, कई साल पहले फूल पत्ती, बेल बूटे, झाड़ी और हेज वगैरह हार्टिकल्चर के पास आते थे, मगर अब 12 फीट के ऊपर के पेड़ वन विभाग के सुपुर्द हो गए हैं। वन विभाग? यू मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? यहाँ पर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बंदा है? देखो ये अहम बात है कि तुम माली हो, मतलब पेड़ पौधे की देखभाल, उससे संबंधित मामला से तुम वाकिफ हो। तो क्या तुम ये पता लगा करके बता सकते हो कि पेड़ के नीचे दबा हुआ बंदा अब भी जिंदा है या मर चुका? साहब जी मैं तो सिर्फ माली हूँ ना, ये बात तो कोई डॉक्टर बताएगा। बकवास बंद करो। धीरे धीरे चल के पेड़ के तने तक जाओ, देख कर बताओ कि पेड़ के नीचे दबा हुआ बंदा अभी जिंदा है कि मर चुका है। साहब जी मेरे पास मशीन भी तो नहीं है जो पता लगा ले कि पेड़ के नीचे दबा बंदा अभी तक। मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ उतना करो, उस आदमी के पास तो चल कर जाओ। सर जी चलने का रास्ता ही कहाँ है, सारे रास्ते पर तो पेड़ फैला पड़ा है। तो फिर रेंगते हो जाओ और पता लगाओ। क्या पता लगाऊं सर जी? अरे यही कि पेड़ के नीचे दबा हुआ बंदा अब भी जिंदा या मर चुका है। सर जी जिसके ऊपर इतना बड़ा तना गिरा पड़ा होगा वो बंदा क्यों कर चंगा भला होगा? और इस आदमी को बताओ, जो कह रहा हूँ पूछ कर बताओ।
सर जी, मरे हुए आदमी से कैसे पूछ कर बताऊं? मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं तुम्हें भी सस्पेंड कर दूंगा, समझे? शराफत उस आदमी के पास जाओ। जाता हूँ सर जी, जाता हूँ। माली है ना, इस वजह से टूटे पेड़ के नीचे चल पा रहा है, वरना हमें चलना होता तो बहुत दिक्कत होती। अब पता लग जाएगा पेड़ के नीचे दबा बंदा जिंदा है कि मर गया। वो देखो माली उस आदमी तक पहुंच गया, देखो। अरे थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, मुझे पेड़ के नीचे मेरा बंदे की आवाज तो सुन लेता। पेड़ के नीचे दबे भले इंसान, क्या तुम अब तक जिंदा हो? या भगवान न करे तुम मर चुके हो। नहीं, मैं जिंदा हूँ। नहीं, मैं जिंदा हूँ। भाई तुम दोनों बातें एक साथ करो, सही नहीं? और जिंदा हूँ भी ठीक से बताओ मुझे। मैं जिंदा हूँ। अरे सुनिए तो क्या हो, ये पेड़ के नीचे दबा बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ। भाई कमाल की गल है, बंदा अभी भी जिंदा है। इसे कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हाँ भाई, इतने मजबूत पेड़ के नीचे पूरी रात दबे रहने पर भी बंदा जिंदा है, कमाल है। सुपरिटेंडेंट साहब, मेरा मशवरा है कि मशीन मंगाकर पेड़ को फौरन हटा लिया जाए और पेड़ के नीचे दबे बंदे को बचा लिया जाए। तुम्हें सर्विस रूल नहीं पड़े क्या? एक माली सुपरिटेंडेंट को मशवरा नहीं दे सकता? लेकिन भाई ये पेड़ इतना लंबा, चौड़ा और घना है कि इसे क्रेन से भी हटा पाना आसान नहीं है। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दें तो उनके डिपार्टमेंट के तमाम चपरासी, चौकीदार, क्लर्क, ड्राइवर, माली जोर लगाकर पेड़ पर रख सकते हैं जी। अजी ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ हाँ, मालिक ठीक कहता। अगर हम सब मिलकर जोर लगाएं तो इस नीचे दबे बंदे को निकाला जा सकता है। अब यहाँ मत लगाना, पहले मैं अंडर सेक्रेटरी से बात कर लूँ। हाँ तो मेहरबान कदरदान, आप भी बनी रहे यूं ही आन बानो शान। सरकारी तंत्र कैसे करते हैं काम, आप भी जानकर कुछ तो होंगे हैरान। यहाँ से जाकर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट ने फाइल लिखी, श्रीमान रात अंधेरी जामुन का पेड़ गिरा, उस पेड़ के नीचे एक बंदा भी दब गया। अब बताएं इस पेड़ का और बंदे का करें क्या? अभी ये फाइल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर ने अंडर सेक्रेटरी के पास भेज दी। अंडर सेक्रेटरी ने इसको डिप्टी सेक्रेटरी के पास भेज दिया। डिप्टी सेक्रेटरी ने इस फाइल को ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास भेज दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद इस फाइल को मंत्री जी को भेज दिया गया। मंत्री जी ने इस पर कुछ लिखा और वापस चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी से फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और फिर अंडर सेक्रेटरी। यानी फाइल अपनी पूरी तेजी से चलती रही, मगर बंदा उसके नीचे दबा रहा। अब सरकारी मुलाजमीन ने तय करना शुरू किया कि पेड़ को हटाया जाए और बंदे को बचाने की कोशिश की जाए। अरे भाई कोई मजाक है क्या? बेचारा बंदा पेड़ के नीचे दबा पड़ा है और सरकारी अफसर और बाबू लोग फाइलों को इधर उधर किए जा रहे हैं। सरकार जाए भाड़ में, एक बंदे की जिंदगी का मसला है भाई। क्यों ना हम लोग अपने तौर पर कोशिश करके इस पेड़ को हटा दें ताकि बंदे को बचाया जा सके। मेरे घर के पास एक पुराना शमशान घाट है जहां लकड़ी काटने वाले कई मजदूर रहते हैं। मेरा ख्याल है उनको बुलाया जाए और पेड़ के तने को बीच से कटवा कर बंदे को बाहर निकाल दिया जाए। क्यों? मेरे साले का बेटा जेसीबी मशीन चलाता है। मैं सोच रहा हूं उससे बात करूं, क्या उसकी मशीन हमारी कोई मदद कर सकती है? ऐसा करते हैं हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन करके बुला लेते हैं। सुना है उनके पास पेड़ काटने वाली मशीन भी होती है, शायद वही अच्छा रहे हम सब के लिए। ये बात भी ठीक है। यहाँ तुम लोग पेड़ के पास खड़े हो, क्या मंसूबा बना रहे हो? अरे जनाब, एक शरीफ बंदा कल से पेड़ के नीचे आया हुआ है और आप हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे। सर हम अपनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं इस पेड़ को हटाने की ताकि बंदे को बचाया जा सके। हुजूर मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने वालों को जानता हूँ, मैंने तय कर लिया है पेड़ को कटवाकर बंदे को बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं अभी जेसीबी मशीन ऑपरेटर को फोन करने जा रहा हूँ ताकि वो आए, पेड़ को पलट दे और बंदे को निकाल दे। इस तरह बंदे को बचाया जा सके। खबरदार, किसी ने सरकारी काम में दखल देने की कोशिश की तो ठीक ना होगा। अरे नादानो, ये सरकारी ऑफिस के सरकारी लोन में लगा हुआ सरकारी पेड़ है।
पर जनाब, हम कौन से प्राइवेट, हम भी तो सरकारी ही हैं। मैं इस ऑफिस में 16 सालों से काम करता हूँ। मैंने 16 सालों में हर साल इस पेड़ की जामुन खाई है, इसलिए मुझे आपसे ज्यादा इस पेड़ का पता है। आप तो 2-3 महीना पहले यहाँ आए हैं। और जनाब, 2 दिनों से आपकी फाइल दौड़ती जा रही है एक से दूसरी टेबल पर जो बंदा पेड़ के नीचे दबा हुआ है वो अब भी 2 दिनों से दबा हुआ है। अरे ना जानो, अपने हाथ में कानून ना ले लेना। देखो, मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट होकर खुद फाइल लेकर दौड़ रहा हूँ। इससे ज्यादा एक ऑफिसर क्या कर सकता है भला? अरे जनाब, आप तो बस अपनी और अपनी सरकारी मजबूरियों की बात करते हैं। इस बेचारे बंदे की तो कोई फिक्र ही नहीं आपको। ये बेचारा अब भी 2 दिनों से दबा पड़ा है। इस बेचारे ने 2 दिनों से न खाया न नहाया और मोबाइल पर बात भी न की। इसकी तो परवाह तक नहीं है किसी को। इसलिए हम लोग कोशिश करके इस पेड़ को हटाना चाहते हैं और नीचे दबे बंदे को किसी तरह बचाना चाहते हैं। देखिए, आप लोग इस अपने तौर पर इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हमने अपनी कोशिश तेज कर रखी है। देखो, ये रही वो फाइल। इस पर हमने मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लिखवा दिया है। और उससे हुआ क्या? पेड़ भी वही है और बंदा भी दबा पड़ा है। भाई, हमने फाइल पर परमिशन मांगी थी। देखो, ये रही वो फाइल। बात यह है कि हम वाणिज्य विभाग से हैं और इस विभाग का पेड़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर जनाब, इस पेड़ का किस महकमे से ताल्लुक है? इस पेड़ का कृषि विभाग से ताल्लुक है, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। देखो, मैं इस फाइल को मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट के मार्क के साथ लेकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जा रहा हूँ। देखो, मैं इसे चपरासी के हाथ नहीं भेज रहा हूँ, मैं इसे खुद लेकर के जा रहा हूँ ताकि मैं उनसे परमिशन लेकर इस पेड़ को यहाँ से हटा सकूँ और इस दबे हुए बंदे को बचा सकूँ। दूसरे दिन मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली फाइल कृषि विभाग से वाणिज्य विभाग वापस आ गई, जिस पर लिखा हुआ था कि चूंकि जामुन का पेड़ वाणिज्य विभाग के लॉन में लगा हुआ था, इसलिए कृषि विभाग वाणिज्य विभाग को यह अख्तियार देता है कि वो इस पेड़ को काट कर खुद हटा दें, या वो जो भी निर्णय लेंगे हमें मान्य होगा। अब कृषि विभाग का जवाब सुनने के बाद वाणिज्य विभाग के ऑफिस सुपरिटेंडेंट को गुस्सा आ गया। उसने फाइल पर लिखा मोस्ट अर्जेंट हाथों हाथ काटा और उसकी जगह वेरी 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 एंड वेरी अर्जेंट लिख दिया और उसके नीचे एक नोट लिखा कि पेड़ को हटाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वाणिज्य विभाग की है, कृषि विभाग में काम न थोपा जाए। ये फाइल कई सरकारी बाबुओं, अफसरों, सेक्रेटरियों की मेजों पे उठती, बैठती, ऊँगती, दौड़ती, गिरती, पड़ती, शाम को वाणिज्य विभाग वापस आ गई, जिस पर अब लिखा था इस समस्या को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सौंपा जाता है, क्योंकि कृषि विभाग ने अपना पल्ला पहले ही झाड़ लिया था। उनका विभाग केवल फसलों से संबंधित है, पेड़ों से तो कोई रिश्ता ही नहीं। फाइल पर साफ साफ लिखा हुआ था कि चूंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है और हार्टिकल्चर वाले पेड़ पौधों से मुताल्लिक है, इसलिए इस मामले में वही फैसला करे। फाइल पर इस तरह का बेतुका नोट पढ़ने के बाद वाणिज्य विभाग के ऑफिस सुपरिटेंडेंट को गुस्सा आ गया। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाकर शिकायत की, भला बताइए, पेड़ तो पेड़ होता है, चाहे जामुन का हो या गेहूं का, होता तो पेड़ ही है ना। और फाइल पर इस तरह की बेतुकी नोटिंग से क्या होता है? होता है हम जैसे ईमानदार और कमिटेड ऑफिसर का दिल टूट जाता है। हम अपने 2 दिन ये गिरे हुए जामुन के पेड़ को हटाने के चक्कर में बर्बाद कर दें और साथ में उसके नीचे दबे हुए बंदे का पंगा अलग से, जिसमें कोई काम भी नहीं धर रहा है। चलिए। भगवान सिंह, मैं तो अपने किस्मत पे रो रहा हूँ। क्यों? कि अभी आई तेरी किस्मत में बात के हुई रे। मैं यो सोच के सिपाही में भर्ती हुआ से कि बड़े बड़े काम करने को मिलेंगे, पर हम तो चौकीदार बन के रह गए। बात तो ये थी, कल पूरी रात मैंने मेट्रो स्टेशन पर चौकीदारी, क्योंकि अगले दिन प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने आ रहे थे। और परसों हमारी ड्यूटी पूरी रात कापस खेड़े के गंदे नाले के पुलिये पर थी। गंदा नाला? तब भी मैं सोचू ये बदबू कहाँ से आ रही है? गंदे नाले पर क्या कर रहे सर? रे भाई, परसों रात सर आपका एक ट्रक पुलिया से नाले में जा गिरी हो। SHO साहब ने भी ठंड में पूरी रात मन वही ड्यूटी पर खड़ा कर दियो से। लो जी, कर लो बात। माँ बाप ने समझाई थी, बेटा बड़े होकर शराब से दूर रहियो, और सिपाही की नौकरी कही सके बेटा पूरी रात शराब की निगरानी कर। मारी कोई सुनता भी तो ना है, कहबे तो किससे कहबे। अब यूं देखो, तेज आंधी ने पैर लुढ़काया
और बेफजूल में ड्यूटी मारी लगा दी कि बेटा काली जामुन के साथ तू भी रात काली कर ले। रे बंदे का भी जवाब ना, उसे क्या जरूरत थी जब रात आंधी में पेड़ गिर रहे हो था तो थोड़ा आगे को खसक लेता, जान तो बच जाती। हाँ ऐसा कर लेता तो जान तो बच जाती, उसकी भी और हमारी भी। अरे सिपाही साहब मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो सिपाही साहब। क्या बात है बलवान सिंह, तुम मैंने हरि सिंह ना कह के सिपाही साहब कब से कहने लग गया? ये बात मैंने कद कही? तन्ने ना कही, मन ने भी ना कही, तो फिर कही किसने? अरे मैंने कही, अरे जो इस पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ। भाई हरि सिंह ये कौन सा मजाक है? अरे भाई बलवान सिंह मजाक तो तू कर रहे हो से, मन ने डरा रहे हो है। अरे मजाक नहीं है ये, मैं हूँ इस पेड़ के नीचे दबा हुआ। सिपाही साहब मेहरबानी करके बाहर निकालो। भाई हरि सिंह बात डरने की ना, बल्कि सच्चाई तो यूं है जो बंदा पेड़ के नीचे दबा वो भी जिंदा है। जाके देखा इसे। वाह जी वाह, तन्ने इसकी बात सुनी है, इसके बात पर विश्वास है तो तू ही जा रात अंधेरी में पेड़ के नीचे उस बंदे का हाल चाल पूछ के आ जा। क्या मतलब है तेरी इस बात का? अरे बलवान सिंह हो सके है पेड़ के नीचे कोई भूत पड़े तो या फिर उस आदमी की आत्मा। यहाँ तो पुलिस का पहरा लगा पड़ा है, मैं भी मतलब रात अंधेरे आने से यहाँ डर रहा था। कौन है तू इतनी रात में? ये रात में क्या? कांस्टेबल जी, मैं इसी डिपार्टमेंट में माली हूँ और मेरे हाथ में खाना है। माली है तो इस समय रात में, और हमने कब खाना मंगाया? साहब खाना जी, लेके आ गया। साहब जी खाना तो मैं उस मजबूर बंदे के लिए लाया हूँ जो परसों से पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। क्या तुम्हें पता है वो भी जिंदा है? हाँ जी, वो शाम को मुझसे बातचीत कर रहा था। के कहा वो बंदा अभी भी जिंदा है और बात भी करो से? हाँ जी, शाम को तो कर रहा था वो बात। लेकिन जो बंदा पेड़ के नीचे दबा वो खाना कैसे खाएगा? अरे साहब जी, उसकी कमर पर पेड़ गिरा है, उसके मुंह पर तो गिरा नहीं है। उसने शाम को मुझसे खुद कहा था कि उसे बहुत भूख लग रही है। वैसे ये काम सरकार को करना चाहिए। जब सरकारी पेड़ के नीचे बंदा दबा है सरकार को चाहिए, तू छोड़ सरकारी बातों को, जा जाके खाना खिला दे इसे। हम सरकार को पता नहीं चलने देंगे कि जो बंदा सरकारी पेड़ के नीचे दबे है उसे सरकार के बजाय किसी और ने खाना खिलाया, खिला दो। आंखें खोलो भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब्जी, रोटी, दाल, चावल और खिचड़ी बनवा कर लाया हूँ। कुछ नॉनवेज नहीं ले आए? अरे मैं तुम्हारी बात कब कर रहा कि तुम नहीं खाते हो। लाओ खिचड़ी ही खिलाओ। लो खा लो, खिचड़ी ही खा लो। हाँ परेशान मत हो, बात ये है कि तुम्हारी फाइल चल रही है, बाकी है, उम्मीद है कल तक कोई ना कोई फैसला आ ही जाएगा। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारी कमर पर पेड़ नहीं गिरा, तुम्हारी कूल्हे पर गिरा है। बात यह है कि कूल्हे की चोट से कमर की चोट ज्यादा गंभीर होती है। भगवान न करे किसी की कमर की हड्डी को चोट पहुंचे। तुम तो किस्मत वाले हो जो तुम्हारी कमर की हड्डी नहीं टूटी। तुम्हारा कोई वारिस हो इस शहर में तो बता दो, मैं उसको तुम्हारा नंबर और अपना पता लिखा दूंगा और उसे बता दूंगा कि तुम इस पेड़ के नीचे दबे पड़े हो।
बताओ, कोई वारिस है तुम्हारा इस शहर में? मैं एक लावारिस हूँ। लावारिस हूँ? भाई ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम लावारिस हो। मैं तो कहता हूँ कि बंदा कुछ भी हो, पर वो लावारिस तो बिल्कुल भी ना हो। क्यों ठीक कहा ना मैंने? इस पेड़ को गिरे आज तीसरा दिन है। आज अभी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से फाइल भारी भरकम नोट के साथ वापस आ गई। हार्टिकल्चर सेक्रेटरी ने पेड़ पर एक्शन लेने में पूछे गए सवाल के जवाब में क्या लिखा, इसे पढ़कर आप भी दंग रह जाएंगे। असल में हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी महाशय कुछ साहित्यिक स्वभाव के लगते हैं, तभी तो उन्होंने फाइल पर लिखा है। ये बड़ा ही हैरत और गंभीर विषय है। जब इस समय पूरा देश पेड़ लगाओ अभियान में रात दिन एक कर रहा है, वहां कुछ ऐसे अफसर भी हैं जो पेड़ काटने की इजाजत मांग रहे हैं। ये तो एक राष्ट्र विरोधी बात हो गई। भाई हर सरकारी संस्था की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और इस तरह पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने में हम सबकी मदद करें। हार्टिकल्चर सेक्रेटरी महोदय ने नोट पर यह भी लिखा कि जिस पेड़ को काटने की इजाजत मांगी जा रही है वो एक फलदार पेड़ है और जामुन के पेड़ से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का प्राचीन संबंध है। और डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी के इस दौर में पेड़ लगाने के बजाय पेड़ काटने की बात मेरे नजदीक देशद्रोह है। मैं इसे काटने की इजाजत कतई नहीं दे सकता। लो जी, कर लो बात। सरकार जाने ऐसे महान अफसर कहां से चुन चुन के लाती है। भाई किसी हरे भरे पेड़ को काटने की इजाजत नहीं मांगी थी, बल्कि साफ साफ आंधी में गिरे हुए पेड़ को काटने की इजाजत मांगी थी ताकि इस बंदे को बचाया जा सके। अब आप ही बताइए क्या किया जाए। अब तो बस एक ही रास्ता है इस बंदे को बचाने का कि इसे ही काट कर बाहर निकाल दिया जाए। ये जो बंदा पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, इसको कमर के पास से 2 हिस्सों में काट दिया जाए और दोनों सिरों को खींचकर बाहर निकाल दिया जाए। मगर भाई इस तरह तो मैं इसी समय मर जाऊंगा। एक तरह से तुम ठीक ही कहते हो, पर मेरा आइडिया ये है कि तुम्हें कमर के पास से 2 हिस्सों में काट दिया जाए और प्लास्टिक सर्जरी द्वारा तुम्हें जोड़ दिया जाए। इस तरह पेड़ कटने से भी बच जाएगा और तुम भी जुड़ जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है। और भाई ये प्लास्टिक सर्जरी क्या भला है? अरे तुम कैसे नादान हो। हमारा मुल्क तो इस मैदान में सिर्फ खुद मुख्तार ही नहीं बल्कि विदेशों से हजारों मरीज हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी कराने आते हैं। अरे जब दुनिया ज्ञान विज्ञान जानती भी न थी, उस वक्त हमारे मुल्क ने भगवान गणेश की प्लास्टिक सर्जरी करके पूरी दुनिया को हमारा मुल्क प्लास्टिक सर्जरी करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी को बचाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी वाला आइडिया सबको भा गया। फिर नए सिरे से फाइल लिखी गई और उसे मेडिकल डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी को मार्क कर दिया। वहां से मेडिकल डायरेक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी के डायरेक्टर को मार्क कर दिया। फाइल पर चूंकि वेरी वेरी एंड वेरी अर्जेंट लिखा हुआ था, इसलिए फाइल पूरी तेजी से चलती रही और दूसरे ही दिन प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर सर्जन मौके वारदात पे पहुंचे। उनके साथ एक्सपर्ट की पूरी टीम भी मौजूद थी। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे कि क्या हो रहा है? कोई मुझे बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? तुमसे किसने कहा था जब तेज आंधी चले तो किसी पुराने पेड़ के नीचे वो भी रात अंधेरी पहुंच जाना? मेरे बारे में क्या फैसला लिया जा रहा है? तुम्हें 2 टुकड़ों में काट कर निकाला जाएगा, फिर प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ दिया जाएगा ना। गारंटी लेती हो कि मेरा ऑपरेशन कामयाब होगा? गारंटी है कि प्लास्टिक सर्जरी का कामयाब होगा। मतलब मैं जिंदा रहूंगा? नहीं नहीं नहीं,
इसको तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। रीटी कर दिएगा तो मरता है या जीता है, इसको तो कोई गारंटी हम नहीं ले सकती। अरे अरे लोगों, ये शर्तिया मुझे मार देना चाहती है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है। अरे नहीं करानी मुझे प्लास्टिक सर्जरी। मैं आदमी हूँ, मैं मीडिया को बुलाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ठीक है, अब तो तुम्हारा केस रिजेक्ट करता है, हमको तो बहुत काम है। हम गो मेडिकल काउंसिल से बोला पेड़ के नीचे एक बंदा दबा हुआ है, उसको काटो और छोड़ो, दैट्स इट। अरे यार, तू डॉक्टर है या मिस यमराज? पहले तू ये बता दे। मैडम, this is a hopeless case. जबकि सारे जहां के लोग आपके पास प्लास्टिक सर्जरी कराने आते हैं और यहाँ आप खुद चलकर इसके पास आई हैं और ये कहता है कि अरे बाबा, मुझे बख्शो, पहले मुझे इस पेड़ से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हारी सारी बकवास सुनने को राजी हूँ। I think we're wasting more time here. Let's go. Okay, come. Oh, yeah. Okay. अरे भले मानस आ गया तू। इस बेचारे पेड़ के नीचे दबे इंसान को खाना खिला दे, उससे मन भी पुण्य मिलेगा। तुमको भी पुण्य मिलेगा? क्या मतलब? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? मारे बिना लिए दिए खाना खिलाने की तुझे जो इजाजत मिल रही है, ये पुण्य की बात है ना? हाँ है। अब इजाजत हो तो मैं इस मजबूर बंदे को खाना खिला दूं? खिला दे मारे बाप, खिला दे। पेड़ के नीचे दबा हो इसलिए कह रहे हो ना? नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए पहरे पर 2 सिपाही हैं, इसलिए कह रहे हो? नहीं, ये बात भी नहीं है। बात ये है कि तुम पहले इंसान हो जिसके कारण वो हो रही है। अरे वो क्या? याद आया, अर्जेंट मीटिंग। हाँ, तुम्हारी अर्जेंट मीटिंग हो रही है। ये क्या होता है? हमने सुना है सेक्रेटेरिएट के तमाम सेक्रेटरियों की तुम्हारे सिलसिले में एक अर्जेंट मीटिंग हो रही है और इस अर्जेंट मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही मामला रखा जाएगा। भला इससे क्या हो जाएगा? अरे इससे उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन पाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। लगता है तुम कोई आम आदमी नहीं हो। तो फिर क्या हो? लगता है तुम कोई शायर हो। हाँ। मेरा सब ठीक ही निकला, तुम शायर निकले। एक तुम ही हो जिसको है मेरा ध्यान, बाकी तो सब निकम्मे हैं और सब है शैतान। हमने भाग हमारे यार, हम पर भी किसी ने शेर कहा। सच कहा, धन्य भाग हमारे, हमें जो मिल गए तुम चारे। काफी पहुंचा हुआ शायर लग रहे हैं, बात पे शायरी ठोक रहे हैं। अगर ये बंदा पेड़ के नीचे दबे ना होता, न जाने के गजब कर रहा होता। ये बात तो सही बोली तुमने। जब ये खबर माली ने चपरासी को दी कि फाइल के नीचे दबा हुआ आदमी कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि एक जाना माना शायर, तो चपरासी ने इस बात को क्लर्कों के हवाले कर दिया। फिर क्या था, इस खबर को पर लग गए। क्लर्कों ने बड़ी तेजी के साथ ये जानकारी हेड क्लर्क तक पहुंचा दी। अब हेड क्लर्क कहां चुप बैठने वाला था, उसने इस खबर को परोस के सुपरिटेंडेंट के कान में कह दिया, जहां से कानों कान ये खबर जंगल की आग की तरह कुछ यूं फैली कि सच मानना सारा शहर इसकी लपेट में आ गया।
शहर की चारों ओर से भीड़ सेक्रेटरिएट में जमा होने लगी। इनमें कुछ नौजवान और नौसिखे शायर थे जो किसी की नहीं सुन रहे थे, बस अपनी अपनी सुना रहे थे। अब सेक्रेटरिएट में मेले का सा आभास होने लगा। इतनी भीड़ उमड़ी कि दुकानदारों ने अपनी दुकानें वहां लगानी शुरू कर दी। पहले पहले सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू से मामला शुरू हुआ, फिर होते होते आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक वाले भी नजर आने लगे। उसके बाद वहां पर आलू टिक्की, चाट, दही पकौड़े वाले नजर आने लगे। उनसे होते होते अंडरवियर, बनियान और रुमाल वाले भी दिखाई देने लगे। इस भीड़ में ऐसे नौजवान नौसिखे शायर जो इस दबे हुए आदमी को अपनी शायरी सुनाने लगे। क्या बताऊं आप लोगों को, सेल्फी लेने वाले का तो नंबर ही नहीं आ रहा था। दबे हुए शायर से हमदर्दी जताने वालों में बहस होने लगी। कई जगह तो बहस ने ऐसा सख्त रूप इख्तियार कर लिया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। घूसे मुक्के भी चले, एक दो के तो दांत भी टूट गए। तमाम तरह की अफरा तफरी के बीच सेक्रेटरिएट के सभी सेक्रेटरीज की इमरजेंसी मीटिंग होने लगी। इनमें अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हुए। अब इस इमरजेंसी मीटिंग में तय हुआ कि चूंकि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी कोई मामूली शख्स तो है नहीं, बल्कि जाना माना शायर है, तो इसकी फाइल ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाएगी, ना ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जाएगी, बल्कि इसकी फाइल को नए सिरे से लिखा जाए और इसको डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भेज दिया जाए। इस इमरजेंसी मीटिंग में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट ने नए सिरे से नया नोट लिखा। इस पर सारे जिम्मेदारों ने दस्तखत किए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को यह हुक्म दिया कि फौरन से पेशतर इस बेचारे शायर को इस पेड़ से मुक्ति दिलाई जाए। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अलग अलग सेक्शन से होती हुई ये फाइल डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के एकेडमिक काउंसिल के सेक्रेटरी के पास पहुंच गई। हुस्न इत्तेफाक देखिए, एकेडमिक काउंसिल की सेक्रेटरी एक उभरती हुई शायरा थी। उन्होंने जब ये फाइल पढ़ी तो उनके जज्बात का लावा सा भूत पड़ा। उन्होंने सोचा, आज तक किसी ने पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का इंटरव्यू नहीं लिया, लिहाजा इस मौके को हाथ से न जाने दिया जाए। तो घड़ी की चौथाई में सेक्रेटरी एकेडमिक काउंसिल पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गई। मोहतरमा, लगता है किसी काम में मशगूल है, आते आते टाइम लगेगा। हाँ, यही मुझे भी लग रहा है ऐसा। अरे आ गए, आ गए। मैडम जी, यही है पेड़ के नीचे दबे जनाब शायर साहब। भैया, पूरी ईमानदारी से बताना, क्या तुम सचमुच शायर हो? क्या तुम सचमुच शायर हो? अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारा तखल्लुस क्या है? ओस, ओस है मेरा तखल्लुस। ओस? क्या कहा? ओस मतलब अभी हाल ही में जो मशहूर किताब शायरी की आई है, ओस के फूल, जिसकी बड़ी धूम मची है, वो आप ही की किताब है? भाई ओ साहब, क्या आप हमारी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं? हैरत की बात है भाई, आपका तो काउंसिल पर पूरा हक है। भला बताइए, आप जैसा अजीम शायर एक मामूली से जामुन के पेड़ के नीचे? उमाशंकर दुबे, दौड़ कर जाओ और एकेडमिक काउंसिल की मेंबरशिप का फॉर्म लेकर आओ। अगर हमने इन्हें आज भी अपनी काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया और कल इन्हें कुछ हो गया तो दुनिया क्या कहेगी? आप ही बताइए, देश का इतना महान शायर जिसने ओस के फूल जैसी किताब लिखी है, वो 4 दिन से नहीं बल्कि 4 रातों से आसमान से गिरती हुई ओस के नीचे पड़ा हुआ है। ये हमारे समाज के लिए शर्म की बात है कि देश का इतना महान शायर गुमनामी में दबा पड़ा है। अरे अरे आँख खोलिए, मैं गुमनामी के नीचे नहीं, इस पेड़ के नीचे। पहले मुझे मेहरबानी करके इस पेड़ से बाहर निकालिए। जी हाँ, पहले आपका इंटरव्यू तो ले लो, इसके बाद आपको बाहर निकलवाने की तरकीब भी सोची जाएगी। मैडम जी, ये लीजिए पेड़ के नीचे दबे जनाब ओस साहब का एकेडमिक काउंसिल का मेंबरशिप का फॉर्म, जिसको मैंने जल्दी के वजह से अपने हाथों से भर दिया है। आप तो बस दस्तखत ले लीजिए जनाब ओस साहब के। ओस साहब, ये लीजिए, जहाँ आपका नाम लिखा हुआ है वहाँ दस्तखत कर दीजिए।
उमाशंकर दुबे, ये लो फॉर्म और दौड़कर रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर मंजूरी के दस्तखत करवाकर मोहर लगाकर प्रेस रिलीज जारी करवा दो कि ओ साहब हमारी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर बन चुके हैं। अरे भाई जल्दी जाओ, अगली बल्कि किसको खबर, पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ तो ओ साहब अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप एक मामूली शायर नहीं बल्कि एकेडमिक काउंसिल के इज्जतदार मेंबर शायर बन चुके हैं। ऐसे में आपको कोई गजल याद आ रही है? हाँ हाँ जरूर याद आ ही रही होगी, सुनाइए सुनाइए इरशाद इरशाद। इस वक्त मुझे सिर्फ मौत याद आ रही है। ओहो, ऐसी मायूसी की बातें ना करें। देखिए महसूस कीजिए, महसूस कि ये लम्हा आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा लम्हा है। ऐसे में आपको एकेडमिक अवार्ड भी मिल सकता है। वो देखिए उमाशंकर दुबे दरी दौड़ा रहा है। मैडम जी अब इन्हें बता दीजिए, ये हमारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हो चुके हैं। मतलब तुमने रजिस्ट्रार की दस्तखत करवा लिए? मैडम जी वो बंदा सीट पर बैठता कब है, तो मैंने उसके डिट्टो दस्तखत कर दिए हैं। दुबे दुबे दुबे, ये तुमने क्या किया? तुम पकड़े जाओगे और साथ मुसीबत मेरी भी आएगी। लो जी कर लो बात, आज तक इतने दस्तखत किए, कब पकड़ा गया? और तो और मैंने कई बार आपके भी डिट्टो दस्तखत किए। बदतमीज। हाँ तो शायद साहब अब आप हमारी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हो चुके हैं। ओ साहब देखा आपने, अगर सरकारी ऑफिसर डेडिकेटेड हो तो कितना जल्दी काम होता है। देखो हम अपने काम कितनी तेजी से करते हैं। लेकिन मैं 4 रातों से इस पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ। भला इसमें आपकी भाई इसमें सरकार का क्या कसूर? ये तो एक मामूली सी बात है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि आप हमारी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर बन चुके हैं। अपने पास रखिए, पहले मुझे बाहर निकालिए तो मैं जानूं आपको और आपकी सरकार को। देखिए ये छोटे मोटे काम हम नहीं कर सकते, जो काम हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। अरे तो क्या कर सकती हैं आप? देखिए भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, ऐसे में हम आपकी बीवी की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। हाँ याद है, इसके लिए तो आपसे दरख्वास्त लिखवानी होगी कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी की फाइनेंशियल हेल्प काउंसिल की जानिब से की जाए। देखो देखो मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं है और अब तक मैं जिंदा हूँ। अरे किसी तरह मुझे बाहर निकालो, अरे कुछ तो तरस खाओ। अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे मुझसे भी ज्यादा मुसीबत में हो। देखिए असल में मेरी मुसीबत ये है कि मैं सिर्फ एकेडमिक और कल्चरल काम ही कर सकती हूँ, ये आरी कुल्हाड़ी वाला काम हम नहीं कर सकते। इसके लिए कल शाम को ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खत लिख दिया और आपकी फाइल के ऊपर मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लिख दिया। चलो दुबे। शायर बाबू बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लेबर आएगी और इस पेड़ को काट गिराएगी, मतलब तुम्हारी जान बच जाएगी। शायर बाबू, शायर बाबू, शायर बाबू, आज मुझे कुछ कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, लेकिन शायर बाबू कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अब इस पेड़ के कटने की उम्मीद है, भगवान करे इस शायर बाबू पेड़ कटने तक जिंदा रहे। दूसरे दिन सुबह ही सुबह लकड़ी चीरने वाले कई मजदूर आरी कुल्हाड़ी लिए हुए वहां आ गए, जिनको देखकर सभी खुश हो गए। तभी कहीं से एक आला अधिकारी निकल आया और उसने चिल्लाकर पेड़ ना काटने का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि इस पेड़ पर हमारा नहीं बल्कि पड़ोसी देश पिटूनिया का अधिकार है, जिसके प्रधानमंत्री ने आज से 25 वर्ष पहले इस पेड़ को खुद अपने हाथों से लगाया था, जब वो इस सेक्रेटरीट में किसी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पे आए थे। मतलब ये कि अगर हम इस पेड़ को पिटौनिया की एम्बेसी की इजाजत के बिना काटेंगे तो उनके जज्बात को ठेस पहुंचेगी और हमारे ताल्लुकात भी खराब होंगे। मगर भाई यहाँ एक आदमी की जिंदगी का सवाल है और यहाँ आस्था के साथ साथ दो देशों के बीच के रिश्तों का मामला है। भाई पिटौनिया हमारा दोस्त मुल्क है और क्या सियासत के रुख को देखते हुए राष्ट्रहित में हम एक इंसान की जिंदगी का बलिदान नहीं दे सकते? क्या शायर बाबू को इसके लिए मर जाना चाहिए? हाँ हाँ बेशक मर जाना चाहिए। अरे
अभी अभी खबर आई है, हमारे प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से वापस आ चुके हैं। अब ये फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जा रही है। बस कुछ ही देर में हमारे वजारत खारजा सेक्रेटरी इस फाइल को प्रधानमंत्री के सामने पेश करेंगे। सुनते हो अजी साहब, सुनते हो? अब हमारे प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी पर ये पेड़ काटने का हुक्म दे देंगे। अब की बात बिल्कुल पक्की बात है कि तुम्हें इस पेड़ से छुटकारा मिल जाएगा और तुम इस आजाद मुल्क में हमारी तरफ आजाद हो जाओगे। अरे शायर साहब, अरे मुबारक हो, तुम्हें इस जामुन के पेड़ से मुक्ति मिल गई समझो। अरे मुबारक हो, तुम्हारी फाइल आज मुकम्मल हो गई है। माली, अरे इसको बोल दो आज इसकी फाइल मुकम्मल हो गई है। बाबू, शायर बाबू, शायर बाबू, साहब जी, शायर बाबू की जिंदगी की फाइल भी हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत तवज्जो से अपने साथियों को परफॉर्म करते देखा। ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए और इस शोबे के लिए, ड्रामा क्लब के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम संग मील है जो परफॉर्मेंस आज हुई है। इतनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी इन बच्चों की कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि जितनी खूबसूरती से हर एक ने अपना किरदार निभाया है और जो तासुरात दिए हैं, जो अदायगी है, बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि वो वाकई उनके ऊपर बीत रही है। और ये मैं समझता हूँ कि शायद 1 महीने की वर्कशॉप रही है या उस 25 दिन की वर्कशॉप, यानी आप में से हर कोई ये सलाहियत रखता है कि ड्रामे क्लब में जाए या जिस चीज़ को ज्वाइन करें वहाँ आप ऐसा एक नमूना पैदा कर सकते हैं। मुझे बेहद खुशी है और इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक ना सिर्फ ये बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया बल्कि आप सब भी हैं कि आपने बहुत तवज्जो से इनकी हौसला अफजाई करी और इसमें जो वक्त के तकाज़ों के तहत तब्दीली हैं, बहुत नफीस किस्म की तब्दीली हैं इस टीम ने करी, जिसने तैयार किया था, वो भी काबिल मुबारकबाद है। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा और इन अनीस आज़मी साहब और ये बच्चे हमें मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों से नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच फांसी की एक बहुत बड़ी प्रोफेसर आई हुई है लखनऊ से। सफिया मैम, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप स्टेज पे आ जाएं। सॉरी, अलीगढ़ से। ये प्रोफेसर आज़र में जो सफ़ी साहबा पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर अलीगढ़ से तशरीफ़ लाई हुई हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। प्रोफेसर आज़र में जो सफ़ी मोहम्मद सादिक गियास साहब से इल्तमास की जाती है, जिन्होंने चपरासी का रोल किया है। मोहम्मद सादिक गियास, मोहम्मद सादिक गियास साहब को शेखुल जामिया सर्टिफिकेट पेश करते हुए। मोहम्मद जहीन साहब चपरासी 2 के रोल में जो थे, हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मोहम्मद जहीन साहब, शेखुल जामिया उन्हें भी तौसीफनामा पेश करते हुए बहुत बहुत मुबारक। अबू बकर सिद्दीक, स्वीपर नंबर 1 से इल्तमास की जाती है को तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश साहब, स्वीपर नंबर 2 को नायब शेखुल जामिया प्रोफेसर शकील साहब सर्टिफिकेट पेश करेंगे। बहुत बहुत मुबारक सर, बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हाजिक बड़े बाबू, मोहम्मद हाजिक बड़े बाबू को नायब शेखुल जामिया प्रोफेसर शकील साहब सर्टिफिकेट पेश करेंगे। बहुत बहुत मुबारक।
मोहम्मद एसार अहमद बड़े बाबू टू, मोहम्मद एसार अहमद बड़े बाबू टू को नायब शेखुल जामिया प्रोफेसर शकील साहब सर्टिफिकेट पेश करते हुए बहुत बहुत मुबारक। मोहम्मद आमिर इकबाल जाफरी, मोहम्मद आमिर इकबाल जाफरी बड़े बाबू थ्री को शेखुल जामिया डॉक्टर असलम परवेज साहब सर्टिफिकेट पेश करते हुए। इस प्रोग्राम में हम मोहतरमा लक्ष्मी राज साहबा का भी इस्तकबाल करते हैं। वो दक्कनी तहजीब व सकाफत की सफ़ीर भी हैं और हमारी सरपरस्त भी हैं। हम उनकी मेहनत और मोहब्बत दोनों के परवरदा हैं। हम उनसे इल्तमास करते हैं कि वो इस पे तशरीफ़ लाएँ। लक्ष्मी रख सैयद इनायत अली साहब से इल्तमास है कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोहतरमा लक्ष्मी नारायण साहबा उन्हें सर्टिफिकेट पेश करती हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। आमिर खुसरू साहब से इल्तमास है कि वो ज़हमत फरमाएं। आमिर खुसरू जिन्होंने इंतहाई खूबसूरत माली का रोल किया, हम हमें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको ये तौसीफ़नामा इंशाअल्लाह बहुत आगे आप जाएंगे। आपने जो किरदार पेश किया वो काबिल तारीफ़ है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ लाएं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब बेगर डंडे के डंडे से ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब को लक्ष्मी नारायण साहबा सर्टिफिकेट पेश करती हुई। लक्ष्मी देवी राज साहबा, नज़ाकत अली कांस्टेबल 2 नज़ाकत अली इंतहाई नज़ाकत के साथ अपनी सर्टिफिकेट लेते हुए नज़ाकत अली साहब नज़ाकत के साथ शेखुल जामिया डॉक्टर असलम परवेज साहब उन्हें सर्टिफिकेट पेश करेंगे। शहीरा तहनीम डॉक्टर, अच्छा तनीमा तहीर, शहीरा तनीम, शहीरा तनीम। इंतहाई प्यारा नाम इंतहाई मुश्किल से अदा हो रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। डॉक्टर के रोल में इन्होंने आपकी खिदमत भी अंजाम दी और आपके सिस्टम से आपको वाकिफ़ भी कराया कि आप अभी कहीं गिरना हो या कहीं लड़ना हो तो कब गिरें कब लड़ें, इससे भी आप बचते रहें। यास्मीन परवीन जिन्होंने खूबसूरत नर्स का रोल किया। बहुत बहुत मुबारक। सूफिया विल्सन को प्रोफेसर आज़रमी दुख सफ़ी साहबा सर्टिफिकेट पेश करते हुए बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको सफ़ी साहबा से भी आगे ले जाए। बहुत मुबारक। मोहम्मद आसिफ ओवैस दुबे जी, मोहम्मद वासिफ दुबे जी को नायब शेखुल जामिया प्रोफेसर शकील साहब सर्टिफिकेट पेश करते हुए। दुबे हमारे समाज का एक किरदार है जो हमेशा रहा और हमेशा रहेगा और इसी तरह रहेगा। आप याद रखिए, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। मैमूना मजीद साहिबा से इल्तमास है कि वो तशरीफ लाएं। वो आज़र में दुख सफ़ी साहिबा सर्टिफिकेट पेश करेंगी।
इंतहाई खूबसूरत रोल आपका था और ये खिदमत का जज्बा आपका बाकी रहे। सैयद हाशिम रजा। सैयद हाशिम रजा साहब को शेखुल जामिया डॉक्टर असलम परवेज साहब सर्टिफिकेट पेश करते हुए। राही साहब, राही एक लंबा सफर तय करते हुए राही साहब आपके पास आ रहे हैं और डॉक्टर असलम परवेज साहब उन्हें सर्टिफिकेट पेश करेंगे। मोहम्मद तलहा अब्बासी। मोहम्मद तलहा अब्बासी अपनी गेसू दराजी के साथ, अपनी खूबसूरत जुल्फों के साथ, खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद तलहा अब्बासी। अतिया कौसर, मोहतरमा अतिया कौसर साहबा। अतिया कौसर साहबा मोनो एक्टिंग। को प्रोफेसर आजर मीदुक सफ़ीर साहबा डायरेक्टर पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट पेश करेंगी। अल्लाह ताला आपके इस जलवे को कायम रखे। फरीदुद्दीन। जी फरीदुद्दीन साहब की शख्सियत इतनी अजीम तर है कि इन्हें तीनों लोग एक साथ जो है इनकी सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं। इनकी हैसियत और शख्सियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि तीन ऐसी शख्सियत, हाँ बिल्कुल, तीन ऐसी शख्सियत पर इनकी एक्टिंग भारी पड़ रही है। फिरोज आलम, हबीब अहमद। अनिस भैया, इन तमाम फनकार और इन तमाम कलाकार की हौसला अफजाई के लिए आप प्रोफेसर शकील अहमद साहब जो है इनकी हौसला अफजाई करेंगी। सर बहुत बहुत डॉक्टर मेराज अहमद हिदायतकार से इल्तिमास है कि वो तशरीफ़ लाएं और हम उन्हें भूल गए थे, उनके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं। हिदायतकार हाजी अहमद। अब जो है प्रोफेसर शकील साहब पीवीसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपके खिदमत में अपने दर्जी कलमात पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अनीस भाई को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अनीस भाई ने जिस तरीके का माहौल क्रिएट करा है यहाँ पे, उससे बड़ा सब लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं और मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं जितने भी लोग देखने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वहाँ तमाशगिन ना रहें ज़्यादा दिन, यहाँ भी स्टेज पे आया करें ज़्यादा से ज़्यादा और पार्टिसिपेट करें, बहुत ज़रूरी है। देखो टाइम बड़ी तेज़ी से, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है और आपके हाथों से कब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई और कब आप घर वापस चले जाएंगे, ये मौके आप छोड़ा ना करें। मुझे आज मैं बताऊं, मैं आने के मूड में नहीं था क्योंकि मैं सोचा था वीसी साहब हैं यहाँ और ऑफिस में काम था, लेकिन आने के बाद जिस तरीके का प्रोग्राम पेश किया गया उसमें मैं बताऊं मेरा डेजिग्नेशन वो सारे रहे जो इन्होंने बयान करे हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और अब मैं एडिशनल सेक्रेटरी होने वाला हूँ। तो मैं खो गया था, सही बता रहा हूँ, मुझे इतना पसंद आया और मैं वो सारी चीज़ें रिमाइंड कर रहा था क्या मैंने कब का फाइल के साथ खेलवाड़ किया है। ये सच बात है, बिल्कुल आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं कर रहा मैं ये भी पक्की बात है, लेकिन ये होता है, लेकिन कुछ मजबूरियां रहती हैं, सब लोग अपना हाथ बचा के काम करते हैं। देखिए एक बात बताऊं, मदद भी वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक आपके हाथ ना जलने लगे, वहाँ फिर उसके बाद बेवकूफ़ी कहलाने लगती है वो।
ऐसा नहीं है, सारे लोग एक से नहीं होते, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो फाइलों के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं। लेकिन आज ये सारा देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जब मैं वापस अपने सिस्टम में, वापस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना नया खेल, अपना नई जिम्मेदारी के साथ वहाँ काम करूँगा, तो शायद मुझे ये लगता है कि कभी भी इस टाइप की सिचुएशन में फाइल के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो मेरे एक आई ओपनर रहा ये जो सारा प्रोग्राम था, और मैं सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोगों ने बहुत ही निहायत उम्दा तरीके से अपने किरदार को निभाया है, बहुत ब्यूटीफुली। लेकिन मैं फिर यही बात कहना चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादा लोगों को हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जिस तरह की ये जो अनीस भाई कर रहे हैं यहाँ पे मानव यूनिवर्सिटी के अंदर, ये बार बार नहीं मिलने वाला। मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये मौके बहुत ही खुशकिस्मत लोगों को मिल रहे हैं। आप उसमें ज़रूर शरीक होइए और इसका फ़ायदा उठाइए। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अच्छा रहा प्रोग्राम, हम सब ने एंजॉय किया, लेकिन एक जो ये मोनो एक्ट हुआ था जो इस बच्ची ने, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि इसने हम सबको वो चौथा साया कहा था जो इसकी मौत का जिम्मेदार है। इस सोच को लेके जाइए। देखिए, ज़िंदगी में खुशियाँ यकीनन कम मिलती हैं, हम सब एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी की वो हकीकतें हैं जो अल्लाह ना करे कभी आपकी बहनों के साथ, आपकी बेटियों के साथ हो, लेकिन जब समाज में होता है तो ये नामुमकिन है कि हम बच जाएं। जब चारों तरफ आग लगी है तो हम अपने आप को ज़्यादा दिन नहीं बचा पाएंगे। तो इस सोच को लेके जाइएगा कि एक चौथे साए की तरह ऐसा तो नहीं है कि हम इन चीज़ों के तय खामोश हों। तो जहाँ जिस जुल्म को रोकना हो, और अपने घरों में, और उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यहाँ इस वक्त बहुत बड़ा मजमा एलिजिबल बैचलर्स का है। तो आप अपने घर में जब अपनी शरीक याद लेके आएँ तो ना पहला साया उठने दीजिएगा, ना दूसरा, ना तीसरा, और ना चौथा। बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं मेराज साहब को ख़ास तौर से हिदायतकार को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बड़ी खुशुसलूबी के साथ, क्योंकि इतने सारे वर्कशॉप हो रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें बच्चों को एक साथ जमा करना 26 बच्चों को बहुत दुश्वार काम था, लेकिन इन्होंने किया। अब हर प्ले की कामयाबी के पीछे जो बैक स्टेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेज को तो आप वाकिफ हो गए, लेकिन बैक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो प्रोडक्शन मैनेजर्स थे, डॉक्टर फिरोज आलम, हबीब अहमद, मोहम्मद इरफान, ये लोग स्टेज पर आ जाएं प्लीज। और कॉस्ट्यूम्स की पूरी जिम्मेदारी मुशीरा, तफहीम बेगम, अल्तमश अदील, मोहम्मद माजिद अहमद, और मेकअप के सारे कारनामे अंजाम दिए मोहम्मद फुरकान, आलिया कौसर और अमीनुज़्ज़बा ताहिर ने और प्रिया ने। सेट डिज़ाइन पे पूरी कास्ट, आपको बता दूं, कल पूरी रात ये लोग 3 बजे तक यहीं थे और परसों भी रात को 2 बजे गए हैं। ये जुनून जो वीसी साहब, पीवीसी साहब ने भरा है जहनों में, और एक बहुत खूबसूरत एक टीम तैयार हो रही है जिसकी तरफ इशारा भी अभी किया गया था। रुख कस्बे में जाएंगे तो बताइए कि मैं मानू से हूँ और मानू क्या कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी अब हो गया है, क्योंकि मानू जिस तरह से जो वो ज़माना आ गया कि हम फ़ख्र से कहें कि हमारा ताल्लुक़, हमारा सिलसिला मानू से है, और ये आप उसके शाहिद हैं, आप उसके गवाह हैं, आप उसके शरीक हैं। ये एक बहुत खूबसूरत लम्हा है। इसमें सेट डिज़ाइन में सारी कास्ट थी और नकीब ख़ास तौर से सबसे आगे थे, और असिस्टेंट डायरेक्टर में नजीबुल्लाह अंसारी और डायरेक्टर मेराज अहमद, जिनका ताल्लुक़ जाल का काम मेरा था, जो स्क्रिप्टिंग का था, जो मैंने इनके हुक्म की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, करम नवाज़ी।